हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते जाएंगे। जो भी कंटेंट है वो यहाँ से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के रिलेटेड यहाँ से प्रोवाइड होता जाएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये स्लाइड देखना आप लोग। तो यहाँ पर दो पिक्चर्स अवेलेबल है। ये दोनों ही पिक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की जो भी मशीन है, ये एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। तो हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की थियोरिटिकल पार्ट क्या होता है, कि कैसे इसका वर्किंग क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग ये थियोरिटिकल पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ये है एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुआ होता है और बीच में हम लोगों को यहाँ से ये दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोगों को सैंपल इंजेक्ट करना होता है। और ये है ऑटो सैंपलर, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। ये जो टैंक दिख रहा है, ये टैंक जैसा, ये क्या है, ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मतलब कि उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है 13 या 14 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड होता है। आई थिंक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप लोग देखोगे तो 15 माइक्रोन टेस्ला है, मतलब कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें। तो चलिए ये किस तरह से वर्क करता है हम लोग वन बाय वन इसका थियोरेटिकल पार्ट डिस्कशन करते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया है। अब देखिए, ये है एनएमआर इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम पूरा का पूरा। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है। यहाँ पर हम लोगों को कोई भी मोलेक्यूल होगा हमारा, वो यहाँ पर हम लोगों को सैंपल रखना होता है, ये दोनों मैग्नेट के बीच में। ओके, और यहाँ से सोर्स क्या यूज़ होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है और फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो उसी वजह से जो भी हमारा यहाँ पर मोलेक्यूल होगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस यहाँ पर डिटेक्टर में डिटेक्ट किए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों को स्पेक्ट्रा मिलता है। उस स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करके हम लोगों को पता चलता है कि ये मोलेक्यूल कौन सा है। मतलब कि यहाँ पर देखिए 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री वर्ड यूज़ किया गया है, क्यों? क्योंकि वो मोलेक्यूलर साइज और मोलेक्यूलर फॉर्मूला वो दोनों वहाँ से आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। मतलब सिंपल वे में हम लोग बोले तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों को एग्जैक्ट मोलेक्यूलर वेट जो होता है, कोई भी हमारे पास अननोन कंपाउंड है उसका एग्जैक्ट मोलेक्यूलर वेट जो है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों को बताती है। और उसी वजह से हम लोगों को जो भी पीक मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका मोलेक्यूलर मतलब कि जो भी फॉर्मूला है वो हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ से डिसाइड नहीं होता है, जो भी फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो ये जो जनरल फॉर्मूला होता है वो यहाँ से डिटेक्ट होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्किंग क्या है, कि कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला तो हमारे पास डिटेक्ट हो गया, कि मान लीजिए C6H12O6, मान लीजिए ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया। अब उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, ओके, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, आल्डिहाइड होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोनिल, OH, तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप की हम लोगों को जानकारी देता है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है। और जो भी एनएमआर है, एनएमआर से क्या हम लोगों को पता चलेगा, मैप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क। मतलब कि अब देखिए मोलेक्युलर फॉर्मूला हमारे पास है, मतलब कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, मोलेक्युलर फॉर्मूला, उसके फंक्शनल ग्रुप का डेटा हम लोगों को पता चल गया। अब कहाँ पर वो अटैच हुआ है, वो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे अटैच है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क, कौन से कार्बन से कौन सा हाइड्रोजन अटैच है, CH2 है, CH3 है। ओके, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन का जो भी एनवायरनमेंट होता है, हाइड्रोजन कौन से वाला कार्बन पे है, 3 डिग्री कार्बन पे है, वो सारी बातें यहाँ पर हम लोगों को एनएमआर में पता चलेगी। तो ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से हम लोगों को पूरा का मोलेक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है प्रेडिक्शन के थ्रू।
तो वो कैसे एनालिसिस होता है। मान लीजिए यहाँ पर स्पेक्ट्रा तो आ गया, अब हम लोगों को एनालिसिस करना तो आना चाहिए ना। ये तो इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग सैंपल इंजेक्ट करोगे तो वो तो आप लोगों को स्पेक्ट्रा बता देगा। तो हम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रा हम लोगों को एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से ही। मैंने यहाँ पर बता दिया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का यूज़ होता है और यहाँ पर दो मैग्नेट होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से मोलिक्यूल में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, किस किस तरह से चेंजेस आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो मोलिक्यूल है उसके अंदर आप लोगों को पता ही होगा कि उसके अंदर एटम के अंदर क्या होता है, मोलिक्यूल के अंदर नहीं, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, तो जो भी हमारा न्यूक्लियस है वो स्पिन करता होता है, वो स्पिनिंग फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस स्पिन में ही होता है। तो उसी जो भी स्पिन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, आप लोग अज्यूम कर लीजिए। इसकी स्पिन की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्पिन की डायरेक्शन हमने दी गई है। अभी आपने पढ़ा होगा तो जो भी स्पिन होती है उसकी उसकी वजह से करंट लूप जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही इसके सराउंडिंग, यहाँ पर दिखाए नहीं गए हैं मगर होंगे तो सही ना, कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन तो होते ही है। तो इलेक्ट्रॉन की जो भी स्पिन होती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में घूम रहे हैं तो वो ही स्पीड के दौरान एक करंट फ्लो होता है। तो उसी करंट की बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये एक करंट लूप यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो भी स्काई ब्लू कलर में दिखाई गई है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ब्लैक कलर में है वो करंट लूप जो भी प्रोड्यूस होता है प्रोटॉन की स्पिन की वजह से, तो वो दिखाया गया है। अब देखिए, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से उसमें दो तरह के पोल हो चुके होंगे, क्योंकि मैग्नेट में तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इसको बोलते हैं, दो पोल होने की वजह से इसको बोलते हैं डाइपोल। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होती है यहाँ पर। ओके, अब नॉर्मल मैग्नेट देख सकते हैं, एन से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल करके एस में जाती है, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। मतलब कि जो भी हमारा न्यूक्लियस है वो एक छोटा टाइनी मैग्नेट के थ्रू एक्ट करेगा यहाँ पर। ओके, जिसमें पहले से ही ऐसा सिस्टम होता है नेचुरली। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज़ वेल नोन दैट सर्कुलेशन ऑफ चार्ज जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बोला ना कि ये जो चार्ज जो है वो सर्कुलेट होता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, विच इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की एसोसिएशन में होता है। सिंस ऑल द एटॉमिक न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज, ओके, स्पिनिंग न्यूक्लियस जनरेट द मैग्नेटिक डाइपोल। अभी हमने बात की कि मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होती है न्यूक्लियस के स्पिन करने की वजह से अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन आप लोग अज्यूम कर लीजिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल है वो इससे जनरेट होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये एरो है, ये बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल है। यहाँ पर हमने देखा ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। तो ये जो है वो टाइनी मैग्नेट के थ्रू बिहेव करता है। ओके, ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई कि जो भी न्यूक्लियस है वो स्पिन करता होता है और वही स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक लूप जनरेट होता है। तो इसी वजह से वो जो नॉर्मल मैग्नेट होते हैं वैसा ही बिहेव करेगा, मतलब कि छोटा सा टाइनी मैग्नेटिक। तो अब क्या होगा, तो ऐसे कई सारे मोलिक्यूल होंगे हमारे पास, कोई भी सैंपल है तो उसमें कई सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे,
कई सारे मोलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर कई सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सैंपल में मान लीजिए कि ये हमने सैंपल के अंदर जो भी एटम्स है उसकी मैग्नेटिक डाइपोल रैंडमली अरेंजमेंट है, मतलब कि उसकी कोई फाइनाइट डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली इसकी डाइपोल इस डायरेक्शन में है, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। ओके। अब जब भी एनएमआर इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जब भी इसको मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बाहर से, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट में अभी पिक्चर में देखा कि बाहर से दो मैग्नेट होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो नॉर्मली जब भी हमने सैंपल अप्लाई नहीं किया है तब तो ऐसा ही होगा हमारा मोलेक्यूल। ओके। जब हम लोग उसी को एनएमआर के अंदर ऐड करेंगे मशीन में, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता ही है इंस्ट्रूमेंट में, तो क्या चेंज आते हैं, तो जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल या तो जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि एस है, यहाँ पर एन से एस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। ओके, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। तो इनमें से कई एटम की डाइपोल जो होगी वो एन की डायरेक्शन में ऐसे ही होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। ये देखिए, ये क्या है, हमने रेड कलर से अभी लिखा, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ओके। और ये जो है वो ओपोज मैग्नेटिक, मतलब कि प्रोड्यूस हुआ है वो, और ये जो डाइपोल में, तो कई सारी डाइपोल होगी वो ऐसे ही जनरेट होती है कि वो जो हमने अप्लाइड किया है उसकी डायरेक्शन में ही होती है, और कई सारी डाइपोल ऐसी होगी जो उसका ओपोजिंग करेंगे। मतलब आप लोग छोटे होंगे तो मैग्नेट के साथ खेलते होंगे, तो क्या होता है, एन और एस दो मैग्नेट के टुकड़े हैं, तो वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं और रिपल्जन के थ्रू रिपल भी करते हैं। ओके। तो यहाँ पर दो फिनोमिना होती है कि सम डाइपोल होती है वो अलाइनमेंट होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, और सम क्या हो जाती है, ओपोज करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की। ओके। तो दोनों की वजह से कुछ एनर्जी गैप यहाँ पर जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई। और उन दोनों का जो भी एनर्जी गैप है वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये अलाइनमेंट में आएगी और उसके बाद ओपोजिट करेगी, फिर वापस से अलाइनमेंट में, वापस से ओपोजिट, तो ऐसा चलता रहता है। तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। इसी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेजोनेंस में चला जाता है। क्या होता है, रेजोनेंस में चला जाता है। तो इसी वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम आया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके। तो ये जो रेजोनेंस का एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डेल्टा ई। अब ये जो अलाइनमेंट है, यानी कि अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन ये है, देख सकते हो इस डायरेक्शन में अप्लाइड किया हुआ है, तो सम डाइपोल है वो उसके अलाइनमेंट में है, मतलब कि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। और सम मैग्नेटिक डाइपोल है वो अगेंस्ट है, अगेंस्ट मीन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो भी अलाइनमेंट है डाइपोल उसको बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, और जो भी अपोज किया मैग्नेटिक फील्ड को जो भी डाइपोल है उसको बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट। तो दो स्टेट हम लोगों को मिल गई, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। तो वो दोनों स्टेट का जो गैप है एनर्जी का उसको बोलते हैं डेल्टा ई। ओके। देखिए यहाँ पर जो भी एनर्जी का गैप है उसको बोलते हैं डेल्टा ई। ओके। और देखिए यहाँ पर नीचे का ग्राफ देख सकते हैं आप लोग, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और वर्सेस एनर्जी। तो दो स्पिन स्टेट आ गई। ओके। ये अल्फा और ये बीटा, दोनों का गैप है वो डेल्टा ई होता है। अब जब भी ये डेल्टा ई मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड हायर होता है, यहाँ पर ग्राफ में देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो एनर्जी गैप है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एनएमआर में देखिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो 300 मेगाहर्ट्ज के होते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं 600 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो एक खास बात यहाँ पर आप लोगों को दिखाने चाह रहा हूँ कि जो भी हम लोगों को स्पेक्ट्रा में पीक आती है एनएमआर में, जो 300 मेगाहर्ट्ज में जो भी पीक आई उससे कहीं ज़्यादा क्लियर 600 मेगाहर्ट्ज के जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें आएगी।
क्यों? क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट जब इंक्रीज होती है तो ये जो एनर्जी गैप है मॉलिक्यूल का, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट का, वो हायर हो जाता है। हायर होने की वजह से जो भी क्लियर, हम लोगों को शार्प और क्लियर पीक आएगी। ओके, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग इंक्रीज करोगे तो पीक का जो भी शार्पनेस है वो हम लोगों को क्लियर कट दिखेगी। अब ये +1/2 -1/2 ये सब क्या है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक हम लोग रखते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियस होंगे वो एनएमआर में पीक आएगी, कौन कौन की नहीं आएगी और क्यों नहीं आएगी। ओके, उसके भी कई सारे इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।